हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लाइव आकर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, तो आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा? यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर माई ऑब्जर्वेशन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। एक्सप्लेन एनी 4 टाइप ऑफ यूटिलिटी। और हमेशा आंसर्स को मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन या मीनिंग के साथ स्टार्ट करना है। इफ़ टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया हुआ तो डेफिनेशन भी ज़रूर लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट विद अवेलेबल रिसोर्स। हर एक इंसान जो होता है ना, वो अपने वांट को उसके पास जितना भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उसमें ही सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो अगर मेरी डेली की पॉकेट मनी 50 रुपये है तो मैं 50 रुपये में ही मेरे डेली की नीड जो है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगी। So it is true that human want cannot be satisfied fully at a specific time. अब ये भी सही बात है कि मैं कहूँ कि मैं एक दिन में सारी मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती हूँ, तो रियलिटी में विच इज़ कम्प्लीटली अनबिलीवेबल या फिर अनएक्सपेक्टेड या फिर अनट्रू। सो यूटिलिटी एनालिसिस का एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमम ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी कि एक कंज्यूमर किस तरीके से अपने वांट को, अपने यूटिलिटी को मैक्सिमम वे में सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। तो ये चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस यही बताने की कोशिश करता है। तो 4 टाइप ऑफ यूटिलिटी पे जाते हैं। नंबर 1 है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी रॉ मटेरियल जो कन्वर्ट होके कमोडिटी में कन्वर्ट होता है, ऐसे यूटिलिटी को फॉर्म यूटिलिटी कहा जाता है। सो व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप, स्ट्रक्चर और एग्जिस्टिंग मटेरियल, इट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। ओके, जैसे एग्जाम्पल दिया है, फॉर्म यूटिलिटी जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है टॉयज़ मेड ऑफ क्ले। जो हम लोग टॉयज़ का यूज़ करते हैं वो क्ले से बनाया जाता है, या कोई भी फर्नीचर हो जो लकड़ियों का हेल्प लेके बनाया जाए, तो ऐसे यूटिलिटी को हम फॉर्म यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पहले पूरा पेड़ है, फिर इस पेड़ को कट करके वुड में कन्वर्ट किया गया और फिर ये वुड का यूज़ करके पेपर बनाया गया, है ना। इसी को ही कहा जाता है फॉर्म यूटिलिटी। बढ़ते हैं अगले यूटिलिटी की तरफ, जिसका नाम है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वो कमोडिटी वहाँ पर अवेलेबल हो जहाँ पर उसकी ज़रूरत है ना। सो व्हेन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू चेंज इट्स प्लेस, इट्स कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। वुलन क्लॉथ की ज़्यादा डिमांड कहाँ पर होगी? जहाँ पर ठंडी ज़्यादा होती है। जहाँ पर ठंडी ना हो वहाँ पे उसकी डिमांड नहीं होगी, तो ऐसी जगह पे उसे बेचना, ठंडी जगह पे बेचना वो प्रॉफिटेबल होगा। और नॉर्मल जगह पे बेचना, जैसे मुंबई हो गया जहाँ पे ठंडी नहीं होती बिल्कुल भी, वहाँ पर बेचना लॉस क्रिएट करेगा। सो वुलन क्लॉथ हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेस देन एट वार्म प्लेस। ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। तो ट्रांसपोर्ट क्या क्रिएट करता है? प्लेस यूटिलिटी, क्योंकि वो कमोडिटी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्या करता है? ट्रांसफ़र करने का काम करता है। देखो यहाँ पे दिया भी है हैविंग अ प्रोडक्ट वेयर कंज्यूमर कैन बाय इट। नेक्स्ट इज सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर एक पर्सनल प्रोफेशनल बंदा आपको सर्विस रेंडर्ड करता है, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल सर्विस ऑफ डॉक्टर, टीचर एंड लॉयर। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये भी काइंड ऑफ क्या है? सर्विस है, ठीक है, आपकी सर्विस यूटिलिटी है। तो सर्विस यूटिलिटी अराइज व्हेन अ पर्सनल सर्विस आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल पर्सन। जो क्वालिफाइड पर्सन है, एक्सपीरियंस है, उन्हें नॉलेज है, डेप्थ नॉलेज है, ऐसे इंसान अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करें तो उसे सर्विस यूटिलिटी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉलेज यूटिलिटी। अब नॉलेज यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? जो भी कमोडिटी आप यूज़ करते हैं उसका आपको अगर परफेक्ट नॉलेज है तब तो वो आपके काम का है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो वो आपके लिए मीनिंगलेस है। वैसे ही व्हेन अ कंज्यूमर अक्वायर नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड एज नॉलेज यूटिलिटी। सो एग्जाम्पल दिया हुआ है यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फ़ोन
or a computer increase when a person knows about its various function. जब इंसान को पता है कि मुझे इस मोबाइल का को कैसे फंक्शन करना है या लैपटॉप को कैसे फंक्शन करना है, तब तो उसके लिए उसका यूज़ है, अदरवाइज़ उसका यूज़ उसके लिए ज़ीरो है. ठीक है, ऐसे यूटिलिटी को नॉलेज यूटिलिटी कहा जाता है. सो ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. अब हमने टाइप्स ऑफ पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे एनी 4 फीचर्स. तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको आंसर हमेशा इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करना है. तो जो मैंने इंट्रोडक्शन इसके पहले रीड किया था, सेम इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं, काफ़ी इजी है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. और दूसरी बात, आप इसको सिंपल अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. देयर इज़ नो कंपल्शन कि आपको टेक्सुअल लैंग्वेज में ही लिखना है, बट कंटेंट जो है वो सही होना चाहिए बस. ओके, फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं. पहला फीचर है रिलेटिव कॉन्सेप्ट. तो यूटिलिटी रिलेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि कभी कभी वो टाइम के ऊपर बेस्ड होती है, कभी प्लेस के ऊपर बेस्ड होती है ना. कभी टाइम टू टाइम वेस्ट होती है या कभी कभी प्लेस टू प्लेस डिपेंड करती है. एग्जांपल जैसे वुलन क्लॉथ की यूटिलिटी ज़्यादा विंटर सीजन में आती है, ना कि समर में होती है. वैसे ही सैंड की यूटिलिटी, मतलब रेती की यूटिलिटी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर ज़्यादा होगी, ना कि अगर आप बीच पे जाओ बहुत सारी रेती है लेकिन उसका क्या ही यूज़ है, कुछ यूज़ नहीं है ना. तो वैसे ही वुलन क्लॉथ की डिमांड ज़्यादा विंटर सीजन में होगी, और सैंड की जो ग्रेटर यूटिलिटी है वो कहाँ पर होगी, कंस्ट्रक्शन एरिया पे, ना कि सीशोर एरिया यानी कि बीच साइड पे नहीं होगी. दूसरा है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. यूटिलिटी जो है वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है क्योंकि एवरी पीपल हैव डिफरेंट ओन देयर प्रेफरेंस, चॉइस, टेस्ट, लाइक, नेचर, हैबिट, प्रोफेशन, डिसलाइक. तो हाँ, सब इंसान की चीज़ें अलग अलग हैं, है ना. जैसा यहाँ पे डॉक्टर जो है, डॉक्टर के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसको पता है किस तरीके से उसे यूज़ करना है. लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान को स्टेथोस्कोप दे दिया जाए तो उसे कुछ पता ही नहीं होगा कि उसका यूज़ किस तरीके से करना है. इसीलिए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर पर्सन की जो वांट होती है, हर पर्सन की लाइक जो होती है, डिसलाइक जो होती है, वो एक पर्सन के कंपैरिजन में क्या होती है, डिफरेंट होती है. दैट इज़ वाई ये क्या है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है. अनदर वन इज़ एथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट. एथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि सही और गलत में क्या फ़र्क है, या कि वो सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, है ना. या देखा जाए तो मॉरली जो होता है वो कलरलेस होता है, उसको कुछ भी इतना पता नहीं होता है कि व्हाट इज एक्चुअली हैपन टू दैट पर्सन, दैट कमोडिटी. जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, पहले रीड करते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ एथिकल नो एथिकल कंसिडरेशन, इट इज़ मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट. क्यों? क्योंकि द कमोडिटी should satisfy any want of person without consideration of what is good or what is bad, desired, undesired. Example, एक जो चाकू होती है, चाकू वो किसी फ्रूट को कट करने के लिए भी यूज़ होती है और उससे किसी का मर्डर भी किया जा सकता है. तो चाकू को ये थोड़ी ना पता है कि इसे जब कोई बंदा चाकू खरीदने जाएगा तो उसे थोड़ी पता रहेगा कि मैं ये चाकू मर्डर करने के लिए जा रहा है या फिर किसी का, या फिर सब्जी कटिंग करने के लिए जा रहा है ना. तो इसलिए ये एथिकली जो होता है वो इसका कंसिडरेशन नहीं होता और ये कलरलेस कॉन्सेप्ट होता है. सो बोथ वांट आर डिफरेंट नेचर बट सेटिस्फाइड बाय द सेम कमोडिटी, इसीलिए इसे एथिकली न्यूट्रल कहा गया है. ये सही गलत में भेद नहीं कर पाता है. अनदर फोर्थ वन इज़ यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूज़फुलनेस. यूज़फुलनेस इसलिए क्योंकि हर कमोडिटी की एक अलग यूटिलिटी होती है. सो जैसे यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, वेयर एज
यूजफुलनेस इंडिकेट वैल्यू इन द यूज़ ऑफ कमोडिटी। जैसे जो दूध है उसकी यूटिलिटी सबको है, बड़े से लेकर छोटे तक, लेकिन वहीं जब दारू की बात आती है तो उसकी यूटिलिटी किसके लिए है? जो भाई दारू पीने का एडिक्ट पर्सन है उसके लिए इसकी यूटिलिटी है। लेकिन जब हम बात करते हैं मिल्क की, तो मिल्क की यूटिलिटी बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक के लिए है। ओके, तो ये थे 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी जानते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी में हम सबसे पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? ये 2 टाइप के कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब क्या होता है? आपने टोटल कितना कंज्यूम किया। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं, आपको क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए मेरे चैनल पे आते हैं और आपने एक वीडियो देखा और आप सेटिस्फाइड हुए और आप चले गए, तो ये हो गया आपका टोटल यूटिलिटी। लेकिन आपने फिर और भी वीडियोस को देखा और भी वीडियोस को सर्च किया और भी वीडियोस को समझना चाहा, देखा, आप पसंद किया, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि आपकी एक वीडियो की यूटिलिटी थी और आपने 3 एक्स्ट्रा और देखे, तो वो 3 एक्स्ट्रा जो हो गए वो मार्जिनल हो गए। सो टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द aggregate of utility derived by the consumer from all the unit of commodity consumed. It is aggregate utility from the all successive unit. अभी मैंने बताया आपको एक ही वीडियो का देखना था और आप एक वीडियो देखने आए, आपकी यूटिलिटी जो है सेटिस्फाइड हो गई, बट स्टिल आपने क्या किया? आपने 3 वीडियोस और देखे, तो वो 3 वीडियो क्या हुए? वो मार्जिनल यूटिलिटी हुई, है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स to the additional utility derived by the consumer from additional unit of commodity consumed। एक वीडियो के साथ 3 वीडियो आपने और देखे, तो वो 3 कौन हो गए? वो 3 हो गए मार्जिनल यूटिलिटी। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? तो रिलेशन बिटवीन इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो एक दूसरे का इंटरलेटेड है ना। वो दोनों क्या है? यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इंटरलेटेड है। सो मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम वेरियस यूनिट ऑफ कमोडिटी एंड यूटिलिटी आर इंटरलेटेड। दिस कैन बी इजीली फॉलोड फ्रॉम द हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाते हैं। अब आपके सामने एक टेबल दिख रहा है, उसमें जब पहली कमोडिटी परचेस की गई उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों ही इक्वल थी। क्यों इक्वल थी? क्योंकि जब एक वीडियो आप देखने के लिए आए तो उस एक वीडियो देखने के टाइम पे सेम आपका दोनों सेम था, है ना। लेकिन जब आपने 8 और देखा तो ये जो है टोटल यूटिलिटी में जाकर ऐड हो गई और 18 हो गया, यानी कि जो ये 8 है ये आपका एक्स्ट्रा हो गया और टोटल यूटिलिटी क्या हो गई? आपकी 18 हो गई। फिर आपने 6 और देखे, आपको और पसंद आया, तो 6 जो हो गया वो फिर से मार्जिनल यूटिलिटी हुआ, लेकिन टोटल यूटिलिटी में ऐड होकर 24 हुआ। फिर आपने 4 और देखे और ये जाके फिर टोटल यूटिलिटी में ऐड हो गया, जो कि कितना हो गया? ये हो गया 28 हो गया, ठीक है। तो आपने फिर से 2 देखे और तो ये कितना हो गया? 2 हो गया जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी, और ये टोटल यूटिलिटी में ऐड होके 30 हो गया। लेकिन अब इसके बाद आपको बोर होने लगा वीडियो देखकर, आपको लगा कि अब कुछ नहीं देखना है, अब नहीं देखना है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर आकर आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी था वो 0 हो गया और ये यहाँ से डिमिनिश होना स्टार्ट हो गया। कितना क्या होना स्टार्ट हो गया? डिमिनिश, यानी कि डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया आपकी यूटिलिटी। फिर भी यूट्यूब आपको फिर से रिकमेंड कर रहा है 2 और, लेकिन आप नहीं देखना चाहोगे क्योंकि आपकी यूटिलिटी यहाँ पर आके सेटिस्फाइड हो चुकी है। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन से कहा जाता है। अब आप नहीं देखना चाहते हो, तो अगर आपको और भी रिकमेंडेशन या फीचर होते हैं तो आप इसे देखना पसंद नहीं करोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इन दोनों का रिलेशनशिप को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया। चलिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको।
अब डायग्राम में आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, स्टार्टिंग में 10 था, ये दोनों ही 10 था। फिर जैसे जैसे आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिश होते जा रहा है, दिख रहा है आपको। और एक टाइम पे जाके ये ज़ीरो हो गया, ज़ीरो, और उसके बाद ये माइनस में चला गया, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, जो ये पॉइंट वाइज लाइन बनी हुई है, ये आपकी पॉइंट ऑफ सैटिस्फी है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो चुके हो, जिसकी वजह से अब आपको और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जिसकी वजह से इसके बाद ये नेगेटिव में चला गया। इसी को एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी कर्व, MU कर्व इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी कर्व, ठीक है। एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है, यूनिट ऑफ कमोडिटी, वाई इंडिकेट कर रहा है टोटल एंड मार्जिनल का फिगर। और जो ये कर्व है, टोटल यूटिलिटी जो है वो अपवर्ड स्लोप करते दिख रहा है, और जो मार्जिनल है वो डाउनवर्ड स्लोप करते दिख रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी शोज जीरो एंड नेगेटिव लेवल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, वह टोटल यूटिलिटी क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट टोटल यूटिलिटी लेवल। आपको ये दोनों डिफरेंस समझ में आया होगा शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 1 में हमने क्या देखा, दोनों ही पॉइंट पे सेम था, दोनों 10-10 था। उसके बाद हमने देखा कि जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हुई डिमिनिश रेट पे, मार्जिन यूटिलिटी क्या हो गई, डिमिनिश हो गई, है ना। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जब आपको टेबल एक्सप्लेन किया था, जब ये जाके मार्जिन यूटिलिटी ज़ीरो हो गई, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फी कहते हैं। मैंने आपको टेबल में भी एक्सप्लेन किया है। इसको जब आपको पढ़ना हो ना, तो आप टेबल और डायग्राम को साथ में लेके समझेंगे, तो फिर आपको ये ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन समझ में आएगा। और जब TU जो है वो मार्जिन यूटिलिटी बिकम नेगेटिव, क्यों, क्योंकि टोटल यूटिलिटी में डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, वो डाउन होना यानी कि डिमिनिश रेट पे कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद टोटल यूटिलिटी आपका डिक्लाइन होता है, जिसकी वजह से मार्जिन यूटिलिटी पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाता है। लास्ट, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सैटिस्फी, रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप कंजम्पशन सिंस मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेटिस्फैक्शन रीच्ड एंड देयर इज़ नो एडिक्शन ऑफ टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो जो भी इंक्रीज स्टॉक है कमोडिटी का, वो आगे कंज्यूम किया जाएगा। जैसे मैंने आपको मेरे वीडियो का एग्जांपल लेते हुए आपको टेबल एक्सप्लेन किया था, वो टेबल अगर आपको एक्सप्लेन समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, तो ये कुछ नहीं है, ये आप आराम से लिख सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट, कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फी ट्रांसफॉर्म सेटिस्फैक्शन इनटू डिससैटिस्फैक्शन। भाई आपको एक वड़ा पाव की भूख है, फिर भी मैं आपको दिए जा रही हूँ, आपने एक्स्ट्रा एक और खाया, फिर एक और खाया, तीसरे पे आप बोल दो कि भाई जय सिया राम, क्योंकि अब ये जो वड़ा पाव का जो मुझे यूटिलिटी था वो डिस यूटिलिटी में कन्वर्ट होते जा रहा है। तो वैसे ही जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डिससेटिस्फैक्शन लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, कंज्यूमर स्टार्ट एक्सपीरियंस इल इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन। अब उसे ऐसा लगेगा यार, अब जैसे मैं और एग्जाम्पल लेती हूँ, ब्लैक कपड़ा आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर, ये वो। अगर एक ब्लैक कलर आप 10 दिन कंटिन्यू पहन के जाओ तो इतना ऊब जाओगे, अब आपको लगेगा कि मुझे 1 महीना ब्लैक नहीं पहनना है। अब उसके आगे जो जिसको ब्लैक का कुछ ज़्यादा ही एडिक्शन होगा, तो वो उसके आगे तो पहन ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एंड इट्स एक्सेप्शंस। सबसे पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है। इस लॉ को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, प्रोफेसर गुसन ने। फिर इसके बाद इसे अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में पब्लिश किया 1890 में। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इज़ अ यूनिवर्सल कैरेक्टर, क्योंकि ये हर जगह अप्लीकेबल है। इट इज़ बेस्ड ऑन कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। ये यूटिलिटी ये जो लॉ है ये कॉमन कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि एक कंज्यूमर जो होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक बहुत खुशी से कोई काम करता है, लेकिन जब उससे बोर होना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी यूटिलिटी उसी कमोडिटी की डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है ये यूनिवर्सली क्या है, एक्सेप्टेबल है, क्या यूनिवर्सल कैरेक्टर है।
स्टेटमेंट ऑफ लॉ की बात कर, देखो ये जो इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट ऑफ लॉ है ये आपको हमेशा लर्न करना होता है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट ही बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ता है। अब स्टेटमेंट ऑफ लॉ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, यानी कि लाइक प्रेफरेंस स्टेट्स, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती है। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन अ स्टॉक थिंग diminish with every increase in the stock that already has। सिंपल सा मतलब ये है कि कंज्यूमर एक टाइम के बाद ऊब जाता है, ऊब मतलब बोर हो जाता है, क्योंकि उसे वो कमोडिटी चाहिए ही नहीं। कितना अभी जैसे आप एग्जांपल शादियों में जब आप एक बार में इतना ऑयली खाना खा लेते हो, उसके बाद फिर आप उससे बोर हो जाते हो और फिर उसे खाना पसंद नहीं करते हो। तो ऐसे ही सेम चीज़ होती है कि जब आप कोई कमोडिटी ज़्यादा टाइम यूज़ कर लेते हो तो आप उससे एक टाइम के बाद बोर हो जाते हो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स marginality that any consumer derive from success unit of particular commodity goes on diminish as her total consumption of for that commodity increase। In short, the more thing you have, the less you want have it more of it। सिंपल सा मतलब यहाँ पे बताया गया कि आपको सेम क्वांटिटी जितनी ज़्यादा मिलेगी, आपको उस क्वांटिटी को फिर से खरीदने की इच्छा ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है ना। चलिए बढ़ते हैं एक्सेप्शंस की तरफ। ओके, अब एक्सेप्शंस की बात करते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती है या ये चीज़ें भी है एक्चुअल में, है ना। अजम्पशन क्या है कि ये चीज़ें भी हो सकती है, हाइपोथेटिकल आंसर। एक्सेप्शंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि ये चीज़ें है, ये चीज़ें बहुत ही रियल प्रैक्टिकल वे में जो है एग्जिस्ट करती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है हमारा हॉबीज़। अब हॉबीज़ की जब हम बात करते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स है, कॉइन्स है, रेयर पेंटिंग्स है, म्यूज़िक है, रीडिंग। कुछ लोगों को इतना ज़्यादा इसका हॉबी होता है कि यहाँ पर ये जो लॉ है वो बिल्कुल भी मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि जितना भाई ज़्यादा गाना सुनेगा, जितना कमोडिटी एक्स्ट्रा उसे मिलेगी, या जितना वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा उसे ज़्यादा प्लेजर मिलेगा। तो यहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी जो है वो हमेशा डिमिनिश होने की बजाय इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर इसीलिए ये जो लॉ है वो अनट्रू है, यानी कि बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, यानी कि सो हाउएवर दिस वायलेट द अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी। तो अजम्पशन में होमोजेनिटी और कंटिन्यूटी वाला पॉइंट भी यहाँ पे फिट नहीं बैठता है। अनदर वन इज़ माइजर। भाई कंजूस इंसान को जितना पैसा दिया जाएगा ना वो कभी ना नहीं बोल सकता है। तो यहाँ पे भी मार्जिन यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी फिट नहीं बैठता। सो इन द केस ऑफ माइजर एवरी एडिशनल रुपीज़ गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड्स टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ मनी। नेक्स्ट, हाउएवर दिस सिचुएशन इग्नोर द अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी। तो जो अजम्पशन में रैशनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट हो वो भी यहाँ पे फिट नहीं बैठता है। एडिक्शन की बात करें, दारू। अब बेवड़े इंसान को आप जितना ज़्यादा पिलाओगे वो इतना खुशी से पिएगा, जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता तब तक वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करना बंद नहीं करेगा। सो इट इज़ ऑब्जर्व इन द केस ऑफ It is observed in the case of drunkard that the level of intoxication increase with additional unit liquor consumed. MU received by a drunkard may increase. Actually, it is only illusion. This condition is similar to almost addiction. जितने अभी एडिक्शन वाले हैं उन सब पे होता है कि ये बिल्कुल भी लॉ जो है यहाँ पे फिट नहीं बैठता है। पावर की बात करें, अब नरेंद्र मोदी जी को अगले साल अगर कहा जाए कि आप छोड़ के सीएम बन जाओ तो वो क्या बनना पसंद करेंगे, क्योंकि भाई पावर किसको नहीं चाहिए ना। पावर तो पावर ऑफ लस्ट सबको होता है। सो दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज व्हेन अ पर्सन अक्वायर अ पावर
हिज लस्ट फॉर पावर इंक्रीज एंड ही डिज़ायर टू मोर हैव पावर, और उसे बार बार मिले ऐसा वो पूरी तरीके से ट्राई करेगा, ये नहीं सोचेगा कि मेरा पावर मेरे हाथ से जाए। द लास्ट वन इज़ मनी। इट इज़ सेड दैट मनी मनी नेवर बिकम ज़ीरो। क्यों? क्योंकि जितना पैसा आएगा, पैसा आने दो, पैसा के लिए कोई भी ना नहीं बोल सकता, और पैसे का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो बढ़ता ही रहता है हमेशा। सो अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट this law is applicable to money too. For example, marginality of money is more to poor person than a rich person. अब यहाँ पे एक बात तो है कि जो पैसे की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा गरीब को होती है, ना कि अमीर को। अमीर के सामने, शाहरुख खान के सामने 1 लाख की बात करूँ, उसके सामने 1 लाख मतलब 1 रुपये। अपने सामने अगर कोई बात करे 1 लाख, मतलब अपने लिए तो वो 1 लाख 1 करोड़ जैसा है ना। तो पैसे की मार्जिनलिटी ज़्यादा गरीब के पास होती है, ना कि अमीरों के पास। सो हाउएवर दिस एक्सेप्शन आर ओनली अपेरेंट सिंस दे आर वायलेट सम और द अदर असम्पशन ऑफ द लॉ एंड हेंस दे आर नॉट रियल एक्सेप्शंस। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट सारे चैप्टर नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये मैंने अपने तरह से बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है, क्वेरी आता है, मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको अगर कोई चीज़ यहाँ पे ख़राब लगती है तो उसके लिए आई एम सॉरी। अगर कोई चीज़ है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।